नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मिशन क्लासेज खानपुर में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले भी इसके संबंध में हम कुछ चर्चा आपके सामने कर चुके हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में, लेक्चर नंबर 2 और फर्स्ट 2 हम पहले लेके आ चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित कुछ राजनीति विज्ञान के कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने देखा कि राजनीति विज्ञान की जो व्याख्या है, उदारवादियों ने किस प्रकार की, मार्क्सवादी किस प्रकार से राजनीति शब्द की व्याख्या करते हैं, यानी कि राजनीति का अर्थ मार्क्सवादी किस रूप में लेते हैं। उसी प्रकार से समुदायवादी, ये भिन्न भिन्न प्रकार के 3 जो दृष्टिकोण हैं वो हमें राजनीति का जो शब्द है उसको अलग अलग आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम दोस्तों आपके सामने जो जर्मनी के एक विचारक हुए, पॉलिटिकल थिंकर्स जिन्हें कह सकते हैं, राजनीतिक विचारक का नाम था कार्ल मार्क्स, और उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। किसे? कार्ल मार्क्स को, जिसने समाज की एक वैज्ञानिक अवधारणा समाज की प्रस्तुत की, इसलिए उसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हम कहते हैं। और कुछ सिद्धांत भी उन्होंने दिए समाज को समझने के लिए, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो उसने एक विचारक हुए हीगल, उनसे ग्रहण किया था, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस प्रकार से काफ़ी सारे सिद्धांत समाज के सामने, दुनिया के सामने रखें, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऐतिहासिक भौतिकवाद की, तो वो मार्क्सवाद का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। इधर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो वो समाज वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है मार्क्सवाद का। और अगर हम बात करें दोस्तों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो मार्क्सवाद का आर्थिक आधार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। परंतु हम यहाँ पर मार्क्सवाद की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें केवल राजनीतिक शब्द की किस प्रकार मार्क्सवादियों ने व्याख्या की है, उनकी क्या क्या मान्यताएं रही हैं, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और कई बार प्रश्न भी बन जाता है कि कौन से विचारक मार्क्सवादी धारणा के समर्थक रहे हैं, यानी कि मार्क्स के अनुसार राजनीति का शब्द किस प्रकार का, मतलब किस तरीके से राजनीति का अर्थ लिया जाता है, उसके समर्थक विचारक कौन कौन हैं, निम्नलिखित में से कौन विचारक मार्क्सवादी धारणा का समर्थक हैं, नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम अगर हम बात करें तो उनमें पूछे जाते हैं। तो आज देख लेते हैं दोस्तों, चलिए बात करते हैं। समर्थक विचारकों की बात करें तो ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ही हैं इस अवधारणा को जन्म देने वाले। उसके बाद इनके एक मित्र हुए थे जिनका नाम था एंजेल्स, और उसके बाद हैं लेनिन है, माओ त्से तुंग है दोस्तों, रोजा लग्जमबर्ग हैं और ग्रामसी। ये कुछ राजनीतिक विचारक जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। जैसे हम कार्ल मार्क्स कह सकते हैं, एंजेल्स उसका मित्र था, लेनिन था, माओ त्से तुंग था, रोजा लग्जमबर्ग हैं, ग्रामसी हैं। ये कुछ विचारक राजनीति की व्याख्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, जिसकी कुछ मान्यताएं इस प्रकार हैं। देखिए, राजनीति वर्ग संघर्ष के दमन का साधन है, यानी कि जो मार्क्सवादी अवधारणा के जो समर्थक विचारक हैं दोस्तों, उनका मानना यह है कि राजनीति वर्ग संघर्ष के दमन का साधन है। इसका मतलब ये है, कार्ल मार्क्स ने जो अपना मार्क्सवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें ये बताया कि हमारा जो समाज है, अब तक का जो समाज है, वो कहीं न कहीं 2 वर्गों में विभाजित रहा है। अगर इसके भूतकाल में जाएं, अगर इसके इतिहास की बात करें, तो मानव समाज को उसने अपनी अवधारणा के अनुसार कहीं न कहीं 2 वर्गों में विभाजित किया है। उसने बताया कि संपूर्ण समाज आर्थिक आधार पर अपने इतिहास में, अपने भूतकाल में, और भूतकाल से अब तक वर्तमान तक की अगर बात करें तो कहीं न कहीं आर्थिक आधार पर 2 वर्गों में विभाजित रहा।
और दो वर्गों को उन्होंने जैसे नाम दे दिया, जो आर्थिक आधार पर जिनके पास संसाधन अधिक थे, जिनके संसाधनों पर जिन लोगों का आधिपत्य था, उनको उन्होंने एक तरह से शक्तिशाली वर्ग, और जो संसाधन विहीन लोग थे उसको शक्तिहीन वर्ग या फिर निर्धन वर्ग की संज्ञा उसने दी। तो उन्होंने बताया कि आज तक का जो समाज का इतिहास रहा है वो कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो मार्क्सवादियों का मानना था कि जब आपस में दोनों वर्गों के बीच किसी न किसी बात को लेकर आपस में संघर्ष की स्थिति रही है, तो उस संघर्ष का दमन करने के लिए जिस चीज का जन्म हुआ उसका नाम उन्होंने क्या दिया दोस्तों, राजनीति। यानी कि जो समाज के दो वर्ग थे, चाहे उनको हम शक्तिशाली वर्ग कहें, शक्तिहीन वर्ग कहें, या फिर जो कार्ल मार्क्स ने एक नाम और दिया था जिसे बुजुर्गा वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। जो शक्तिशाली वर्ग था उसे कार्ल मार्क्स ने बुजुर्गा वर्ग की संज्ञा दी थी, और जो शक्तिहीन वर्ग था, निर्धन वर्ग था, उसे सर्वहारा वर्ग की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब पूंजीवाद अपनी चरम अवस्था में था तो उस समय दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति थी। तो कार्ल मार्क्स ये मानता है कि राजनीति केवल और केवल देखा जाए तो जो शक्तिशाली जो वर्ग हैं उनके हितों की ही क्या करती है, पैरवी करती है, उनके हितों का ही क्या है, एक तरीके का साधन है। तो राजनीति को वैसे अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने केवल और केवल शक्तिशाली वर्ग के हितों का साधन माना। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि समाज में अगर कभी समानता की स्थिति अगर लाई जाएगी तो वो स्थिति जब जाके पैदा होगी तब कि जो जो निम्न वर्ग हैं, निर्धन वर्ग हैं, वो एक दिन सारे जो पूंजीपति वर्ग, जो लोग पूंजीपति वर्ग के, औद्योगिक समाज के जो लोग हैं, उनसे परेशान होकर सारे मजदूर वर्ग अपने आप में संगठित होंगे, और संगठित होने के बाद वो एक दिन एक क्रांति करेंगे। क्रांति करने के बाद ये होगा कि जो खास लोग थे, यानी कि जिन्हें हम पूंजीपति वर्ग के या फिर शक्तिशाली वर्ग के जो लोग हैं, वो जब उनकी बराबरी के स्तर पर आएंगे तब जाके कहीं न कहीं समाज में समानता की स्थिति हो सकती है। हालांकि हम यहाँ पर मार्क्स की जो मार्क्सवादी धारणा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति को मार्क्सवादियों ने किस रूप में ग्रहण किया। उन्होंने ये बताया कि संपूर्ण समाज कहीं न कहीं किसी न किसी वर्ग में बटा हुआ था, और उनके मध्य जो संघर्ष की स्थिति हुई, उस संघर्ष को दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए इसका राजनीति का जन्म हुआ। तो यहाँ एक मान्यता ये कहती है कि राजनीति वर्ग संघर्ष के दमन का क्या है दोस्तों, साधन है। आगे देखिए, अगर बात करते हैं दूसरी जो मान्यता है वो ये है कि समाज में परस्पर विरोधी वर्गों के सदस्य, देखिए इनका मानना था कि समाज में हमेशा से ही, यानी कि जब से समाज का निर्माण हुआ तब से ही कहीं न कहीं आपस में दो परस्पर विरोधी वर्गों के लोग रहे हैं, और उनके बीच कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर के संघर्ष रहा है। ठीक है, तो दूसरी मान्यता है दोस्तों, समाज में परस्पर विरोधी वर्गों के सदस्य होते हैं। इनका मानना है कि समाज में आप जिस भी समाज की बात करते हैं तो प्रत्येक समाज में अब तक का जो समाज रहा है मानव इतिहास का, उसमें कहीं न कहीं दो वर्गों के लोग हमेशा रहे हैं, और उनके हित हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो उन विरोधी हितों वाले जो वर्ग हैं उनके बीच किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाए। हालांकि इनका मानना ये था कि जो विरोधी वर्ग हैं उनके बीच जो शक्तिशाली वर्ग था उसका कहीं न कहीं राज्य या फिर राजनीति नाम की जो संस्था है, राजनीति या राज नाम की जो संस्था है, उसने कहीं न कहीं जो शक्तिशाली वर्ग हैं उनके हितों की पैरवी की है। तीसरा है आर्थिक हितों की प्रधानता। देखिए, कार्ल मार्क्स ने, या फिर हम मार्क्सवादी विचारकों की बात कर लें तो उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इन्होंने आर्थिक हितों को ही महत्व दिया है, यानी कि संपूर्ण समाज का जो विभाजन किया है वो केवल किसके आधार पर किया है, आर्थिक आधार पर। यानी संपूर्ण समाज को अगर बांटा है तो केवल दो वर्गों में, और दो वर्ग के बीच जो विभाजन का जो आधार है वो केवल क्या है, आर्थिक तत्व है। चौथी मान्यता है कि सामान्य हित के स्थान पर वर्ग हित को महत्व। देखिए, जहां हम उदारवाद में सभी के हितों की बात करते थे, यानी कि
सभी के हितों से जो एक अलग से एक नया जो हित निकल कर हमारे सामने आता था, सामान्य हित, जिस पर सभी सभी क्या होते थे, सहमत होते थे, उस हित की जगह यहाँ पर केवल और केवल किसको महत्व दिया गया है, वर्ग हित को महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है, वर्ग हित को। यानी कि यहाँ केवल और केवल समाज में दो वर्ग हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर प्रत्येक वर्ग को अलग अलग प्रकार से महत्व दिया गया है। आगे देखिए, हम बात करते हैं बुनियादी सिद्धांत इसका क्या है, समानता है। इनका मानना है कि भाई समानता जब तक समाज में नहीं आएगी तब तक कि पूंजीवाद का अंत नहीं होगा। यानी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं, निर्धन वर्ग के लोग हैं, यानी कि कामगार वर्ग के जो लोग हैं, एक दिन क्रांति करेंगे और क्रांति के फलस्वरूप जो उद्योगपति हैं वो उनकी समान स्थिति में तब तक नहीं आएंगे, तब तक समानता की स्थापना समाज में नहीं की जा सकती। इस प्रकार की इनकी मान्यता रही थी। अगली मान्यता है राजनीति केवल प्रभावशाली वर्ग की शक्ति का प्रतीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह थी कि राजनीति जो है वो राजनीति केवल और केवल देखा जाए तो समाज में जो प्रभावशाली वर्ग हैं, शक्तिशाली वर्ग हैं, उस वर्ग के हितों का ही साधन करती है, उसकी ही शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। राजनीति को उन्होंने किसका प्रतीक माना है दोस्तों, प्रभावशाली वर्ग के शक्ति का प्रतीक। तो राजनीति की व्याख्या मार्क्सवादियों ने इस प्रकार से की है। एक बार दोबारा हम देखते हैं कि राजनीति वर्ग संघर्ष के दमन का साधन है, समाज में परस्पर विरोधी वर्गों के सदस्य होते हैं, आर्थिक हितों की प्रधानता पर इन्होंने ध्यान दिया है, सामान्य हित के स्थान पर वर्ग हित को महत्व दिया है मार्क्सवादियों ने, और इनका जो बुनियादी सिद्धांत है वो है समानता। अगला जो है, राजनीति को इन्होंने केवल प्रभावशाली जो वर्ग के जो लोग हैं उनकी शक्ति का प्रतीक माना है। आगे इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये मार्क्सवादी धारणा का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक आधार प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से हमने राजनीति की दोस्तों राजनीति की मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात आज हमने की है। आपके ये सारी बातें समझ में आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।